तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। उम्मीद है आप सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस की या फिर कहें कि जो भी हमारे पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रहे होंगे और सभी आप लोगों के जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं उन सभी के लिए आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उस पर आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर यूनिट्स। ठीक है, तो जो यूनिट्स वाइज हम आपको जो है वहाँ पर क्वेश्चंस की सीरीज़ देंगे बहुत जल्दी और उससे आपका एक प्रैक्टिस का माहौल बनेगा और आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि आप जब सारे राइटर्स को सारे पोइट्स को एक साथ पढ़ते हैं तब आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कहाँ तक कारगर साबित हो रहा है ये आप चेक करेंगे थ्रू द प्रैक्टिस सेट्स। तो टेलीग्राम चैनल को जो है आप ज्वाइन करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉन कीट्स से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको पढ़ाता हूं ओवर डिटेलिंग को छोड़ते हुए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और जॉन कीट्स पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनके वर्क्स के बारे में कुछ चीज़ें तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, रिपीटेड भी होंगी, लेकिन रेपिटेशन जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेपिटेशन से हमें चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं। तो आज का पहला जो हमारा पॉइंट है, आप इनको वन लाइनर भी समझ लीजिए। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स हॉमर, जो ये वर्क है ये क्या है, ये किस में लिखा हुआ है, पेट्रार्कन सोनेट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स हॉमर जो है एक पेट्रार्कन सोनेट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो एंडीमियन है, कल मैं इसको एंडीनियम शायद मैंने इसको पढ़ दिया था, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर दिया था, बट प्रोनाउंसिएशन से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार इनकरेक्ट अगर हम हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसे जो है कन्फेस करना चाहिए। तो कल मैंने इसको एंडीमियम पढ़ दिया था, तो एंडीमियन एक्चुअली ये है। तो एंडीमियन जो है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है, हीरोइक कपलेट है। याद रखना इसको 1818 में लिखा हुआ है। लॉन्ग नैरेटिव पोएम भी आ सकता है, पूछ सकता है, हीरोइक कपलेट है ये भी याद आ सकता है, और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है ये भी आ सकता है। तो तीनों चीज़ें आपको इससे रिलेटेड पता रहनी चाहिए। ठीक है, ग्रीक गॉडेस से जो है एक लव स्टोरी एक शेफर्ड की थी इसमें, जो मैं आपको ग्रीक मैथोलॉजी पे लिखी हुई थी, मैंने आपको कल आपको बता दिया था। इजाबेला द पॉट ऑफ बैसिल, देखिए ये याद रखना कि इजाबेला का सबटाइटल पूछ सकता है, तो आपको याद रखना द पॉट ऑफ बैसिल जो कि 1818 में लिखा हुआ था। नैरेटिव पोएम है, ओटेवा राइमा में लिखी हुई है। यहाँ पर टाइम लिख दिया है गलती से, तो ओटेवा राइमा में लिखी हुई है। इजाबेला जो है इस पोएम में लोरेंगो से लव करती है। ठीक है, तो लोरेंगो से लव करती है, लेकिन जो इजाबेला के ब्रदर्स हैं उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो क्या करते हैं, इस पोएम में जो लोरेंगो है उसको मर्डर कर देते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, शॉर्टली। तो नेक्स्ट देखिए, लामिया जो 1820 में पब्लिश हुआ था, ये एक नैरेटिव पोएम है और जो लामिया इसमें कौन है, एक सरपेंट वुमेन है। कल भी मैंने आपको ये बताया था, तो याद रखें ये लामिया जो है एक सरपेंट वुमेन है। ठीक है, आप क्रूर महिला कहिए या फिर नागिन टाइप की महिला कहिए, जो भी आपको लगे याद करने में। ठीक है, जो हाइपीरियन है वो 1818 में पब्लिश हुआ था, हाईली मॉडल्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा वर्क है जॉन कीट्स का जो मॉडल्ड है किस पे, पैराडाइज लॉस्ट पे। तो आपको याद रखना है कि पैराडाइज लॉस्ट पे जो है हाइपीरियन क्या है, मॉडल्ड है। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है। और द फर्स्ट इन ब्यूटी शैल बी फर्स्ट इन माइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, द फर्स्ट इन ब्यूटी शैल बी फर्स्ट इन माइट, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो पैराडाइज लॉस्ट हुआ था, पैराडाइज लॉस्ट यानी स्वर्ग को हम इसको मतलब वहाँ पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड नहीं कर रहे। पैराडाइज लॉस्ट का मतलब है कि जो स्वर्ग जो था उसको लॉस कैसे किया गया था, तो उसको लॉस कैसे किया गया था, इसको अगर आपको याद रखना है तो ब्यूटी के चक्कर में। किसके चक्कर में, ब्यूटी के चक्कर में। ठीक है, खूबसूरती के चक्कर में जो है पैराडाइज को लॉस्ट किया गया था। और जो पैराडाइज लॉस्ट है वो जॉन कीट्स के किस वर्क में जो है मॉडल्ड है, तो आपको याद रखना हाइपीरियन। ठीक है, हाइपीरियन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो आपको ये लाइन मतलब कैसे याद आएगी, अगर मान लो वहाँ पर ये लाइन पूछी है द फर्स्ट इन ब्यूटी शैल बी फर्स्ट इन माइट, तो आपको याद रखना है कि यार ब्यूटी की यहाँ पर बात की गई है और फर्स्ट ब्यूटी फर्स्ट माइट की बात की गई है, तो ब्यूटी के चक्कर में खोया था पैराडाइज और पैराडाइज से रिलेटेड है हाइपीरियन। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, कुछ चीज़ें जो ट्रिक्स हैं आपको ज़्यादा अच्छी समझ में ना आ रही होंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर एक दो बार आप सुनेंगे इस चीज़ को तो जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको ज़रूर याद आएगा। द ईव ऑफ सेंट एग्नोस, तो जो द ईव ऑफ सेंट एग्नोस है वो 1819 में लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हो एग्नोज जब हम पढ़ेंगे तो नोज यानी नौ। ठीक है, नौ आ रहा है, तो आप 1819 ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, एग्नोज। तो ये एक नैरेटिव पोएम है और स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी हुई है और एक नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
ला बेली डैम सेंस मैरेसी, कल भी मैंने इसकी ट्रिक्स बताई थी आपको, ठीक है, 1819 में लिखा हुआ ये भी, ठीक है। बैलेट था, मैंने आपको कल बताया था, बैले डैम, बैले बैले बैलेट, और कीट्स लव फॉर फैनी ब्राउनी। ये आपको याद रखना है कि इस पोएम में उन्होंने मतलब जो है फैनी ब्राउनी के प्रति अपने प्रेम को स्पष्ट किया था, तो ये आपको याद रखना है। फैनी ब्राउन के प्रेम को जो है उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया था कि जितना प्यार उनको जो है फैनी ब्राउन से था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑड टू एडोलसेंस, ऑड टू एडोलसेंस जो है वो 1819 में लिखा गया था। एडोलसेंस कल मैंने आपको बताया 18-19 साल एडोलसेंस वाला ईयर, ठीक है। ओपनिंग लाइंस इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन मॉर्न बिफोर मी 3 फिगर सीन, वन मॉर्न बिफोर मी 3 फिगर सीन, ठीक है। तो देखिए जब एडोलसेंस वाली एज आती है, ठीक है, एडोलेंस वाली जो एज आती है, यहाँ एडोलसेंस वाली आती है बट यहाँ एडोलेंस वाला लिखा हुआ है, तो आप इसको दोनों को मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह जो है 3 फिगर सीन्स, यानी यहाँ पर कहने का मतलब सुबह सुबह सपने आते हैं बहुत अच्छे अच्छे से, तो आप इसको याद रख सकते कि सुबह सुबह 3 फिगर सीन, सुबह सुबह 3 जो है फिगर्स उसको दिखाई दिए। अब हालांकि इस पोएम में जो 3 फिगर्स हैं वो कौन कौन से हैं, लव, एम्बिशन एंड पोएट्री, ठीक है। तो एक पोएट को जब सुबह सुबह उठेगा 18-19 साल की एज में, तो उसको 3 फिगर नज़र आएंगे, क्या, प्रेम, एम्बिशन और पोएट्री। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये जो लाइन है किससे ली गई, एडोलसेंस से, वन मॉर्न बिफोर मी 3 फिगर सीन। आई होप सो कि आपको ये लाइंस यहाँ से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम 3 फिगर्स देखना, और वो 3 फिगर्स क्या होंगे, लव, एम्बिशन एंड पोइट्री। पूछे भी जाते हैं कि 3 फिगर्स कौन से थे, लव, एम्बिशन एंड पोइट्री, ठीक है। तो आप इसको लैप करके भी याद रख सकते हैं, LAP, ठीक है, लव, एम्बिशन एंड पोइट्री, इस तरह से। तो इस तरह से जो है हमारा ऑड टू इंडोलेंस आपको पता चल गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑड टू साइकी जो है यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें एक लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, द लिप्स टच्ड नॉट बट हैड नॉट बी बेड एड्यू। ये जो लाइन लिखी गई ये ऑड टू साइकी में लिखी गई है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इस लाइन को आप ज़रूर याद रखिएगा, द लिप्स टच नॉट बट हैड नॉट बेड एड्यू। तो ये लाइन आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है ऑड टू साइकी की। ऑड टू ऑटम्स जो है इससे भी 1819 में आया था, ठीक है। मोस्ट परफेक्ट ऑड इसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना ऑड टू ऑटम, ठीक है। ऑटम कौन सा मौसम होता है आपको पता है, पतझड़ होता है, तो इसको मोस्ट परफेक्ट ऑड बोला गया है कीट्स का। इसकी ओपनिंग लाइन्स आपको याद रखनी है, सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, ठीक है। ऑटम का जो मौसम है उससे रिलेटेड सीजन्स की जहाँ पर बात की गई हो, ठीक है, तो फ्रूटफुलनेस की जिसमें बात की गई है तो ऑटम से रिलेटेड कर लेना, इसको रिलेट कर लेना, ठीक है। फ्रूटफुलनेस और सीज़न ऑटम वाले मौसम के लिए यहाँ पर बताया गया है, तो याद रखना ऑटम एक्चुअली क्या है, एक कहीं ना कहीं एक सीज़न है, तो आपको ऐसे याद रख लेना कि ऑटम सीज़न है, तो सीज़न ऑफ मिस्ट से आप इसे रिलेट करके इस लाइन को समझ सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है आप इसको याद रखें, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि ऑटम एक सीज़न है, तो आप सीज़न से इसको याद रखना, सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, ठीक है। ऐसे करके आपको ये लाइन याद हो जाएगी। आज का नेक्स्ट पॉइंट है ऑड टू मेलनकली। ऑड टू मेलनकली जो है वो भी 1819 में आया था। ये बर्टन की एनाटॉमी ऑफ मेलनकली से जो है यहाँ से लिया गया था, यहाँ से मतलब इन्फ्लुएंस होके। शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मेलनकली। अब यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे, देखो लिखा है ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ये एक मेलनकली की बात की गई। मेलनकली क्या होती है, मेलनकली देखिए यहाँ पर जो मेलनकली लिखा है क्या है, दुख या फिर आप कह सकते हैं उदास, सैडनेस, इसको ही तो मेलनकली कहते हैं। तो देखिए यहाँ जब ब्यूटी मस्ट डाई, यानी ब्यूटी को एक दिन मर ही जाना होता है, तो सुंदरता जब मरती है तो व्यक्ति को कैसा फील होता है, मेलनकली, काफ़ी उदास फील होता है। कोई खूबसूरत इंसान आपकी ज़िंदगी में हो और उसकी डेथ हो जाए तो आप जो है, मतलब सॉरी टू से बट आपको ये याद करना है, तो याद करने का ही तरीका है, ठीक है। तो जो ब्यूटी दैट मस्ट डाई यहाँ पर ये बोल रहा है कि ब्यूटी तो को एक दिन जो है मर जाना है, तो ख़त्म हो जाना है। तो यहाँ पर जब ब्यूटी ख़त्म होगी तो क्या होगा, मेलनकली फील होगा, काफ़ी उदासी फील होगी। तो ऐसे करके आप इस लाइन को याद कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको याद हो भी गया होगा, आप मेरी ये बात ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑड टू ग्रीशियन अर्न। इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। ये पोएम आप लिटरेचर लवर वाले जो सर हैं उनसे से एक बार ज़रूर इस ऑड को आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको ऑड में स्टोरी भी समझ में आएगी और इसमें आपको कुछ लाइंस भी पकड़ में आ जाए। क्योंकि हम जब उसको पढ़ते हैं तो एक दो बार देखते हैं तो हमें बहुत सारी लाइनें वहाँ से याद भी हो जाती है। हालांकि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता भी रहा हूँ, जैसे यहाँ सॉरी ये स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक होगी, यहाँ पर हर्ड है, ठीक है, HEARD, हर्ड, ठीक है, सुनने वाला। तो यहाँ पर ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दो
दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। और इसमें जो दूसरा हमारा ये वाली लाइन है, दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ये भी आपको याद रखना है कि ये जो अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस जो लाइन आई है, ये भी ऑट टू अ ग्रीशियन अर्न बोला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लिटरेचर लवर वाले सर से आप ज़रूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इस पोएम को। मैं जो एडवाइजेस दे रहा हूँ, अगर इन्हें फॉलो करोगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप में से किसी ने अगर MA ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो इंग्लिश में आपको एक बुक दिखेगी जिसके फ्रंट में भी ये लिखी हुई लाइन है, ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी। तो ये ऑट टू अ ग्रीशियन अर्न से लिया गया, जो कि 1819 में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ भी अर्न, अर्न, न आ रहा तो नो, तो 1819 आप ऐसे याद भी रख सकते हैं इस ईयर को, ठीक है। कीट्स कॉल्ड द अर्न सेलियन हिस्टोरियन, अर्न को वो सेलियन हिस्टोरियन कहते हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने जो है अर्न को क्या कहा, सेलियन हिस्टोरियन कहा, ये आपको पॉइंट याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, क्या, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ठीक है। और नेक्स्ट अनरेविस्ड ब्राइड, अनरेविस्ड ब्राइड आपको याद रखना है, ठीक है, जिसको छुआ ना गया हो, ऐसी ब्राइड। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी, ये भी आपको लाइन याद रखनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार ज़रूर पढ़ लेना, और अगर याद हो सके तो इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब आ गए हम नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑड ऑन नाइटिंगेल, ठीक है। ऑड ऑन नाइटिंगेल इंपॉर्टेंट है। ऑड ऑन नाइटिंगेल और ग्रीशियन अर्न, ये आपको देखनी है लिटरेचर लवर में जाके, ठीक है। एक बार इनको पढ़ना है, ध्यान से उन लाइंस को देखना, याद करने की कोशिश मत करना, स्टोरी को समझने की कोशिश करना। कुछ वर्ड ऑटोमेटिकली आपको टैग्स लाइन दिखेंगे जिनसे आपको याद हो जाएगा। द पोएम रिटन जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, कई बार पूछा जा सकता है कि ब्रदर की मौत के जस्ट उन्होंने कौन सी पोएम लिखी थी, तो वो लिखी थी ऑड ऑन नाइटिंगेल, और ये उनके ब्रदर का नाम था टॉम। दिस ऑड वॉज द मोस्ट पर्सनल ऑर्डर ऑफ कीट्स, ठीक है, यहाँ ऑड यहाँ पर होना चाहिए था, तो इनका मोस्ट पर्सनल ऑड है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना कि मोस्ट पर्सनल ऑड कौन सा है कीट्स का, तो वो है ऑड ऑन नाइटिंगेल, ठीक है। ओपनिंग लाइन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी ओपनिंग लाइन, माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नंबर ऑफ पेन, याद रखना, ठीक है, नाइटिंगेल वाले में। अब यहाँ पर आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो इसको याद करने का भी बड़ा आसान तरीका है कि आप इसको क्या करोगे, माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नंबर ऑफ पेन, तो कह रहा है दिल में दर्द हो रहा है और न जाने अनगिनत जो है उसमें नंबर्स ऑफ पेन हो रहा है, मतलब असंख्य जो है दुख उसमें भरे हुए हैं। तो आप समझिए कि ऑड ऑन नाइटिंगेल जो है वो उन्होंने अपने ब्रदर की डेथ पे लिखा हुआ है, और डेथ पे लिखा हुआ है तो हार्ट अटैक तो करेगा ना, और बहुत सारा पेन भी होगा। तो इस तरह से आप ये लाइन याद रख सकते हैं कि जहाँ पर हार्ट में बड़ा दर्द हो रहा है, इन्हें बहुत नंबर ऑफ पेन फील कर रहे हैं, तो ये कब इन्होंने किया, जब इनके ब्रदर टॉम की डेथ हुई। और टॉम की डेथ इन्होंने किस वर्क में डिफाइन की हुई है, ऑड ऑन नाइटिंगेल में, मतलब जिस वर्क को उन्होंने टॉम की डेथ के जस्ट बाद लिखा था, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद करिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको ये लाइन याद हो जाएगी, ठीक है। ये 10 लाइन स्टैंजा पोएम है, इसमें 10 लाइन की जो है 10 लाइन स्टैंजा पोएम है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बता दिए, ज़रूर से इसको पढ़ना। इसकी लास्ट लाइन को भी आपको याद रखना है। लास्ट लाइन क्या है, वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, फ्लेड इन द म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। कई बार केवल ये लाइन यहाँ पर से आ जाती है, डू आई वेक और स्लिप, केवल इतना ही पूछ देता है ये, ठीक है। तो आपको ये याद भी रखना है, डू आई वेक एंड स्लिप भी पूछ देता है, या कई बार पूरी लाइन भी दे देता है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हमने क्या बताया कि उनके ब्रदर की जब डेथ हुई थी तो उनके हार्ट में काफ़ी ज़्यादा ऐक हो रहा था, काफ़ी दर्द हो रहा था, ठीक है, नंबर ऑफ पेन वो फील कर रहे थे। ये केवल समझाने का तरीका है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे याद रखोगे, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, फ्लेड इन द म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। तो देखो जब उनकी ब्रदर की डेथ हुई तो उन्हें बड़ी बेचैनी हो रही थी, तो वो सोच रहे थे कि जागूं या उठूं या फिर सो जाऊं, आई वेक और स्लीप, उठूं या जागूं। ये उनको अपने ब्रदर की डेथ के बाद, क्योंकि जैसे ही वो जाग रहे थे तो उन्हें अपने भाई की याद आ रही थी, ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि वो एक कन्फ्यूज़न में थे कि क्या करूं, सो जाऊं
या जाग जाऊँ, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपके पल्ले ना पड़ रही हो, बट मुझे लगता है कि इस तरह से, क्योंकि मैंने तो खुद ऐसे ही याद किया था, क्योंकि आप खुद ही सोचिए इतनी सारी लाइन्स को वैसे याद करना बड़ा मुश्किल है। और जब आप क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे ना, जब पीडीएफ्स में आपको ये सब चीज़ें दी जाएंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आने लगेगा कि कैसे इसका आंसर बन रहा है, आप ढूंढ लेंगे अगर आपने ध्यान से मुझे सुना है तो। देखिए 1818 में एंडीमियम लिखी थी, एजाबेला लिखी थी, हाइपेरियन लिखी थी। देखो मैंने यहाँ आपके लिए शॉर्ट भी बना दिया ताकि आपको बढ़िया से ही बाद में याद रहे। 1818 के इनके सारे वर्क जो पब्लिश हुए थे, और 1819 में जो इनके वर्क पब्लिश हुए थे उनको मैंने अलग से लिख दिया। देखिए आपके लिए सब कुछ बढ़िया से कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बस आप देखते रहो और आपको जो है फ़ायदा होते रहे। देखिए 1819 में ला ब्ले डैम सेंस मेरेसी और टू मेलनकली और टू नाइटिंगेल, टू ऑटम ब्राइट स्टार और टू ग्रीशियन अर्न और टू साइकी और टू एडुलेंस। तो देखो मैं इसमें आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए वो है इसमें मेलनकली, नाइटिंगेल, ठीक है, और टू एशियन और टू ग्रीशियन अर्न। ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ने चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड लाइंस पूछी जाती है। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट लाइंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1820 में जो वर्क है वो लामिया और द ईव ऑफ सेंट एगोनोस जो है लिखा हुआ था। तो देखो ये तीनों हो गए। यहाँ पर देखिए अगर हम ऊपर जाएं तो इस तरह से ये इनके 1818 के हैं वर्क्स, 1819 के हैं और 1820 के हैं। तो मैंने तीनों को अलग अलग करके भी आपको बता दिए। ऐसे आप याद रखना कि 19 में ये सारे हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई हैं कि कैसे आप याद रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट कुछ लाइंस हैं जिनको मैं फिर से आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या याद रखोगे कि नेचर के बारे में सबसे ज़्यादा इन्होंने जिस पोएम में बात की है वो एंडीमियन में की है। एंडीमियन में मैंने आपको बताया अ थिंग ऑफ ब्यूटी नाम से एक पोएम है, क्लास 12th एनसीईआरटी में चलती है लिटरेचर में, तो ठीक है। तो वहाँ फर्स्ट लाइन इसकी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, तो एंडीमियन की लाइन है, ठीक है। हर लिप्स विद म्यूजिक फॉर द वेलकम, ये वाली जो लाइन है ये भी एंडीमियन की है। नॉट येट स्टिल स्टेडफास्ट, स्टिल अनचेंजेबल, पिलोड अपॉन माई फेयर लप्स, रिपेनिंग ब्रेस्ट टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल। ये इन्होंने ब्राइट स्टार वाली पोएम में बोला हुआ था जहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया हुआ इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एवर लेट द फैंसी रूम, प्लेजर नेवर इज़ एट होम। ये याद रखना, एवर लेट द फैंसी रूम, प्लेजर नेवर इज़ एट होम। तो ये ऑट टू फैंसी में इन्होंने लिखा है, तो इसको तो आप पहचान लोगे। एवर लेट द फैंसी रूम, फैंसी रूम लिखा है और फैंसी वाला ही ऑट से लिया गया है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको कोरिलेट करके याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ ही चल रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड। सैली ने जो है इनको कहा था कीट्स वॉज अ ग्रीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैली ने क्या कहा था? कीट्स वॉज अ ग्रीक। मैथ्यू अर्नोल्ड सेड अबाउट कीट्स, मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनके बारे में कहा था ही इज़ विद शेक्सपियर, ठीक है। और कीट्स रॉट वर क्रिटिसाइज इन जो इनके वर्क्स हैं उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था दो लोगों ने। कल भी मैंने आपको बताया था, ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू, इन दोनों ने जो है उनके एंडीमियन जो वर्क है उसको खासा जो है क्रिटिसाइज़ किया था, जिसकी वजह से काफ़ी डिप्रेस भी हुए थे, ऐसा मैंने आपको। नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन है, मैथ्यू अर्नोल्ड इनके बारे में क्या कहता? कीट्स एज अ पोएट ऑफ एबेंडेंटली एंड इनचेंटिंगली सेंशुअस। ये लाइन किसने बोली थी? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। कीट्स रॉट हिज ब्रदर जॉर्ज, आई थिंक आई शैल बी अलॉन्ग द इंग्लिश पोइट्स आफ्टर माई डेथ। तो ये लाइन उन्होंने अपने ब्रदर जॉर्ज को बोली थी कि आई थिंक आई शैल बी अलॉन्ग इंग्लिश पोइट्स आफ्टर माई डेथ, ठीक है। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली थी और आज रियली जो है ये जस्टिफाई भी हो रही है। कीट्स एडॉप्टेड इटालियन फॉर्म फॉर हिज सोनेट्स, तो जो अपने सोनेट्स हैं उनके लिए वो इटालियन फॉर्म का यूज़ किया करते थे, ठीक है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप एस्पिरेंट्स जितनी चीज़ें आप जो हैं लर्न कर सकें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इटालियन फॉर्म्स को यूज़ किया करते थे। हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है ये कीट्स के जो है एपिटाफ पे लिखी हुई है, ठीक है, ऑन द एपिटाफ ऑफ कीट्स। तो पूछा जा सकता है कि कीट्स के एपिटाफ पे क्या लिखा हुआ है, यानी जहाँ पर ये मान लीजिए उनकी टॉम बनी होगी, जहाँ पर दफनाए हुए होंगे उसके ऊपर जो एक बना होता है उसके ऊपर जो लाइनें लिखी होती हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में या क्रिश्चियन में, तो वही वाला जो एपिटाफ है उस पर उनकी क्या लाइन लिखी है? हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कीट्स अपीयर्ड एज अ मेंबर ऑफ द कॉकनी स्कूल ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये मेंबर थे कॉकनी स्कूल ऑफ इंग्लिश पोएट्री के, ठीक है।
इस पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूंगा। जो कॉकनी स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्री के जो मेंबर हैं वो इसकी एक ट्रिक है कि KHH याद रख लेना आप, ठीक है। हालांकि इसमें S भी कई बार आ जाता है, KHHS। अगर आपको याद रख सके, K फॉर कीट, H फॉर हॉन्ट, ले हंट के बारे में हम पढ़े थे, विलियम हैजलिट और ये जो शैली हैं, ये चार लोग जो है कॉकनी स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्री से बिलोंग करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको अच्छे से कहीं पर लिख लेना, ठीक है। KHHS ऐसे करके आप याद रखिए, ठीक है। या फिर आप इसका उल्टा कर लीजिए, SHHK ऐसे भी लिख सकते हैं, शक करके, ठीक है, शक। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया शैली, ली हंट, हैजलिट, कीट्स, ये जो है कॉकनी स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्री के मेंबर थे। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। मेरी कोशिश है जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता सकूं। कीट्स एंडीमियन इज़ डेडिकेटेड टू टॉमस चार्टरटन, ये मैं टॉमस चार्टन ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन एंडीमियम वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर, तो यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर की झलक दिखती है हमें एंडीमियम वर्क में। कीट वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट। तो ये WJ लॉन्ग ने लाइन इन पे बोली थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कीट वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिटिस, ठीक है। तो ये आपको WJ लॉन्ग ने बोला था। थोड़ा इसको प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ आप लोग संभाल लीजिएगा। द थीम ऑफ हाइपेरियन इज़ द ओवरथ्रो ऑफ द टाइटन बाय द यंग सन गॉड अपोलो। तो जो हाइपेरियन इनका वर्क है, तो हाइपेरियन वर्क अभी मैंने पैराडाइज लॉस्ट भी बोला, इसकी थीम वहाँ से भी ली गई थी, और साथ ही साथ जो टाइटन्स हैं, टाइटन्स के एक वर्क था सन गॉड अपोलो, वहाँ से भी इसमें जो है चीज़ें इन्फ्लुएंसेस थी, यानी ओवरथ्रो यहाँ से की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। ये देखिए लाइन किसकी है, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी। जहाँ ब्यूटी की बात हो वहाँ जॉन कीट्स है, समझ लीजिए आप, क्योंकि इन्होंने नेचर और ब्यूटी के बारे में काफ़ी डिस्क्राइब किया हुआ चीज़ों को। शैली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ वाइल कीट्स फ्रॉम अर्थ टू हेवन, ये एक लाइन भी है, देखिए ये। नेक्स्ट पॉइंट है, कीट सेट आई लुक अपॉन फाइन फ्रेज लाइक अ लवर। ये जो लाइन है, आई लुक अपॉन फाइन फ्रेजेस लाइक अ लवर। दो वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ वॉज होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है नाइटिंगेल की, याद रखिएगा। दो वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन कीट्स और टू नाइटिंगेल, ये नाइटिंगेल से लिया गया है, ठीक है। नाइटिंगेल जो है एक पक्षी है, तो पक्षी यानी इमॉर्टल बर्ड, याद रखिएगा, ऐसे करके याद रख लीजिएगा इसको कि ऑड ऑन नाइटिंगेल में नाइटिंगेल एक पक्षी है जो कि इमॉर्टल बर्ड है, ऐसे करके याद रख लीजिए। जहाँ लाइन आएगी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इमॉर्टल बर्ड कौन था, नाइटिंगेल, समझ में आ जाएगा, आप करेक्ट लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कीट्स वन प्राइज़ फॉर ट्रांसलेटिंग द फर्स्ट बुक ऑफ वेजल्स एनिड। इन्होंने वेजल के एनिड को क्या किया था, इसे ट्रांसलेट किया था, इसके लिए इनको प्राइज़ भी मिला था। एनिड बुक वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स, याद रखिएगा। हेयर लाइज ऑन हुज नेम वॉज रिटन इन वाटर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इस पर जो डेट है वो Feb 24, 1821 की एपिटैफ ऑफ कीट्स है। कीट्स मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर जो था 1819 था, मैंने आपको बताया 18-19 साल लाइफ के बड़े प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी। नेक्स्ट पॉइंट है, कीट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट रोमांटिक्स। मतलब WJ लॉन्ग ने बोला था, स्टॉप एंड कंसीडर लाइफ इज़ बट अ डे, स्टॉप एंड कंसीडर लाइफ इज़ बट अ डे, ये स्लिप एंड पोइट्री से लिया गया है। तो इस तरह से हमने जो है जॉन कीट्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज समझा के आपको चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल आपके लिए होंगी। कई सारी चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगें जिस लेवल पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, टीचिंग एग्ज़ाम की, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक बच्चा बन के हमें एक स्टूडेंट लाइफ में मतलब अपने आप को बहुत बेबी समझ के, बच्चा समझ के जो है पढ़ाई करनी होती है, जिसके थ्रू हम छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे ही हंसी मजाक में या कुछ फनीस्ट वे में चीज़ों को याद करें। क्योंकि एग्ज़ाम जो आप देते हैं उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट और ना ही नॉलेजेबल होना, लेकिन कहने का मतलब है आपने स्टडी की होनी चाहिए। जितनी आपने पढ़ाई की है, जितना आपने स्मार्टनेस दिखाई है अपनी पढ़ाई में, क्योंकि हार्ड वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क होता है। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि हार्ड वर्क करने से, हालांकि ये नहीं कि हार्ड वर्क का फ़ायदा नहीं मिलता, हार्ड वर्क से आप काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने के लिए केवल नॉलेज जो है वो डिपेंड नहीं करती है।
आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, चीज़ों को याद करने के ऐसे तरीके बनाने पड़ेंगे जो नॉर्मली लोग नहीं बनाते। तो आप में से ही किसी का सिलेक्शन जो है कल हो जाएगा, तो वो ये चीज़ सोचेगा, वो सबसे अलग इसीलिए होएगा क्योंकि उसने कुछ अलग ज़रूर किया होगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा, मैंने जो चीज़ें की मैं आपके सामने उसे रख रहा हूँ, उम्मीद है आपके लिए अच्छी भी हो रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि MCQs से रिलेटेड रहेगी, तो बी प्रिपेयर फॉर द MCQs। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।